हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट आर्टिकल है हम लोग वो देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोगों की इंस्ट्रक्शन ये है कि आज के दिन में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल का थिंग ज़्यादा है, तो आज के वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखेंगे तो आप लोग के लिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एनसीटी बिल के ऊपर है। आपको पता होगा कुछ 2-3 दिन से एनसीटी बिल पे डिबेट चल रहा है। कल तो उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया था, पर ये न्यूज़ में है। आइडिया ये है कि एनसीटी बिल जो है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो लेजिस्लेचर है उसको एक अपना पावर है। गवर्नमेंट का मतलब लेजिस्लेचर होता है। उस चीज को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया विद द ऑर्डिनेंस। अब उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल लाया था, एनसीटी बिल। उस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है और हो सकता है जल्दी राज्यसभा भी पास कर देगा और ये लॉ बन जाएगा। अब एग्जाम के लिए समझने लायक मैटर क्या है कि दिल्ली का स्टेटस एज सच है क्या। दिल्ली अपने आप में एक यूनिक तरह का यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी और ये दिल्ली दोनों के पास लेजिस्लेचर है। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेचर है, पर उसमें इलेक्शन नहीं हुआ है। तो इनके गवर्नेंस में क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें यूनियन गवर्नमेंट का क्या रोल है, यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर उसका क्या रोल है, एलजी का क्या रोल है, ये हमेशा से डिस्प्यूटेड और डिबेटेड रहा है। दिल्ली का एग्जांपल लेके बीच में पौंडीचेरी में भी झमेला हुआ था, बट आइडिया यही है। तो आपको एलजी का रोल और गवर्नमेंट का रोल, लेजिस्लेचर पावर किसके पास है, कौन सर्विसेज कंट्रोल करेंगे, इस पे क्या रूल्स है, क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है, इसका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखना पड़ेगा, आपको लॉ देखना पड़ेगा। इसका प्रोविजन को बनाते हुए आपको 2-3 पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो इससे जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट का नाम ध्यान रखना होगा। ये आपके मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। सेकंड, सिंस ये यूनियन टेरिटरी का बात कर रहा है, उनके गवर्नेंस का बात कर रहा है, तो प्रीलिम्स में भी इसका स्टेटमेंट बन सकता है। सेकंड बात ये है, यहाँ पे इस आर्टिकल में एमपी सस्पेंशन का बात चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी के एक एमपी है संजय सिंह, जिनको सस्पेंड किया गया था लास्ट वीक। उनके सस्पेंशन पे क्वेश्चन है, क्योंकि एक मेंबर ने डिमांड किया था कि वॉइस वोट की जगह हम लोग डिवीजन वोट ले, पर चेयरमैन ने डिवीजन वोट नहीं लिया। तो वो एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो एक एमपी कैसे सस्पेंड हो सकता है, कितने टाइम के लिए सस्पेंड हो सकता है, उसका क्या प्रोविजन है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो पॉलिटिक्स के बारे में है कि अलायंस पॉलिटिक्स क्या होता है। इसका आपको जस्ट वेरी लिटिल बिट अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट पॉलिटिक्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है, इलेक्शनियरिंग के ऊपर इन जनरल। तो अलायंस पॉलिटिक्स क्या होता है, इसका आपको हल्का सेंस हो तो अच्छा है। अब सिंस आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था दिल्ली के गवर्नेंस के ऊपर, तो अपोजिशन का कल पूरा मुद्दा ये था कि अब जिस तरह ये बिल पास हो रहा है, ये बिल प्रॉब्लमेटिक है फेडरलिज्म के लिए। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म माने सेपरेशन ऑफ पावर है। तो फेडरलिज्म इंडियन यूनियन में और स्टेट्स में कैसे मैनेज होता है, और ये यूनियन और यूनियन टेरिटरी में कैसे वेरी करता है। मेन कंटेंशन यही है, यूनियन और टेरिटरी में फेडरलिज्म का मेन कंसर्न सबसे ज्यादा बनता है। तो ये आपको ऊपर जो अपने अंडरस्टैंडिंग लिया उसी से पॉइंट्स निकलेंगे, और उसी से ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस। अब नेक्स्ट एक आर्टिकल थोड़ा इकोनॉमिक और ट्रेड से जुड़ा हुआ है कि जो भी लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप, टैब्स हम लोग मंगाते थे, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे, उस पे अब लाइसेंस जरूरत पड़ेगा। एक तरह से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कई लोग बोल रहे हैं कि ये टारगेट चाइना की तरफ किया गया, हो सकता है। बट इसका एक और रीजन ये भी है कि इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। इंडिया अभी पीएलआई स्कीम के माध्यम से डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमोट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये रिलेवेंट है ऑब्वियसली। तो ये अपडेट पहले आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको ये अपडेट पता होना चाहिए। फिर ये इंडियन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे चाइना के रेट को इम्पैक्ट कर सकता है। सेकंड, पीएलआई स्कीम है, उसके जरिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकता है। फिर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये आपको एक सेंस बनना चाहिए। ये जो चार्ट दिया है, ये चार्ट में जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हो, ये बता रहा है ओवरऑल इंपोर्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप्स इन इंडिया। उनका नंबर बता रहा है, उनका वैल्यू बता रहा है इन यूएस मिलियन डॉलर्स। मैंने सोचा इतना हाई है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितना इंक्रीज हो गया ये समझिए आप। लाइट ब्लू कलर बता रहा है, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू जो भी बोल लीजिए आप। उसमें इंपोर्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स फ्रॉम चाइना, उसमें चाइना का कितना रोल है वो दिखा रहा है। ये देखिए, पहले तो बहुत ज्यादा था, धीरे परसेंटेज कम हुआ है, बट फिर भी 75% लगभग चाइना से इंपोर्ट होता है। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर ये आर्टिकल बता रहा है, आर्टिकल 370 पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पिटीशन सुन रही है। उसमें अब नया क्वेश्चन उठ के ये आया है कि जो आर्टिकल 370 है, उसको जो अमेंड करने का पावर है, क्या वो पार्लियामेंट के पावर में है? क्योंकि पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर भी लिमिटेड है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक हिज पावर इनफाइनाइट, समझ लो। उसका अमेंडिंग पावर में भी लिमिटेशन है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। इस टाइप की बातें हैं। तो क्या ये अमेंडिंग पावर के अंदर आता है आर्टिकल 370 पार्लियामेंट का चेंज करने को? तो ये इस कंटेक्स्ट पे डिस्कशन हो रहा है, आपको डिटेल आर्टिकल नहीं पढ़ना है, बस आपको ये क्वेश्चन को समझना है
और अपने नॉलेज से आंसर करने का ट्राई करना है। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड कितना है, तो आप उस सारे पॉइंट्स को प्लेस करके समझने का ट्राई करोगे और आर्टिकल 370 के प्रोविजन को समझोगे। देखिए ऐसे इस पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये खुद सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे डिसाइड कर रहा है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, पर आपको इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। आर्टिकल 370 क्या है, उसका प्रोविजन स्पेशल पावर है, टेम्पररी है, परमानेंट है, पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर क्या है, ये सब पे क्वेश्चन बन सकता है। ये सेंस आपको होना चाहिए, इसीलिए मैंने आर्टिकल रिवाइज कराया आपको। अब देखिए पेज नंबर 5 में 2-3 जानकारी इंपॉर्टेंट थी। पहली जानकारी ये, दिल्ली माने कि इंडिया जो है, यूक्रेन का टॉक्स टेबल जो जिद्दा में लगेगा, वहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। माने यूक्रेन के इश्यू को सॉल्व करने के लिए इंडिया एज़ अ स्टेक होल्डर इंडिया इन्वॉल्व होगा जिद्दा में, सऊदी अरब के अंतर्गत। ये डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, इंडिया का सिग्निफिकेंस कैसा है यूक्रेन इश्यू में। सेकंड आर्टिकल ये है कि पीएम जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कंफर्म किए हैं कि वो ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ब्रिक्स समिट क्या है, उसमें इंडिया कब से मेंबर है और कौन-कौन से मेंबर्स है, उसका फंक्शंस क्या है, ये आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। वैसे ब्रिक्स समिट होगा तभी और रिलेवेंट डिटेल आपको जानकारी मिलेगा, क्योंकि 22 से 24 अगस्त को है, पर अभी से हल्का पढ़ के रखोगे तो आपको कॉन्टेक्स्चुअल जानकारी फ्यूचर में भी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इन पार्लियामेंट पेज में है, ये पेज मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा अलोंग विद एक्सप्लेन पेज, क्योंकि इसमें कुछ बिल्स के ऊपर रिलेवेंट जानकारी दी गई है। ऐसे पहले ये तो आर्टिकल ये है कि अपोजिशन वॉकआउट कर गया राज्यसभा में, क्योंकि पीएम ने मणिपुर इश्यू पे कुछ बोला नहीं और डिस्कशन नहीं हुआ उस पे। उसी बीच राज्यसभा ने 3 बिल पास कर दिए। अब कौन से 3 बिल राज्यसभा ने पास किए? पहला है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। ये बिल अब क्या करेगा, जो भी मिनरल एक्सट्रैक्शन का लोगों को प्रोविजन दिया गया प्रोडक्शन का, वो 50 ईयर तक लिमिट कर दिया गया, ताकि गवर्नमेंट उसको बेटर रेगुलेट कर सके मिनरल एक्सट्रैक्शन को। उसको ध्यान रखते हुए प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर एक बिल है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल। ये बिल क्या कोशिश कर रहा है कि जितने भी पब्लिशर्स हैं, उनके लाइफ को ईज़ी किया जाए, उनको रजिस्ट्रेशन करना ईज़ी हो। फिर पीआरजी जो है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, उसको पावर किया जाए, एम्पावर किया जाए, ताकि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पब्लिशर का कैंसल कर सके। पहले खाली ये काम डीएम कर सकता था। तो इन अ वे ईज़ लाना चाहता है। तो ये एक थर्ड सेकंड बिल है, इसका डिटेल भी इसमें गिवन है, आपको अवेयरनेस होना चाहिए। थर्ड बिल है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें भी जो लॉ है, लॉ एक एडवोकेसी एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, उसमें अनलॉ प्रैक्टिसेस को कैसे डील किया जाए फर्म तरीके से, उस पे बिल था। ये तीनों बिल को राज्यसभा ने पास किया। ये पेज मैं शेयर करूंगा, आप इसके बारे में रेलेवेंट डिटेल्स पढ़ सकते हो इसी आर्टिकल से। फिर गवर्नमेंट स्कीम था स्वनिधि, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को गवर्नमेंट लोन देता था, स्मॉल लोन्स, ताकि वो अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने बताया कि स्कीम का इंटरनल टारगेट उन्होंने 50 लाख रखा था। अभी तक लगभग 38 लाख लोगों ने इसका बेनिफिट उठा चुका है। तो डेटा आप ध्यान रख सकते हो, कभी स्कीम का क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या किया, या कहीं आपको कोट करना पड़ता है स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में इन द अर्बन डेवलपमेंट इशू, तो वहाँ आप इसको एग्जाम्पल के तरह डेटा की तरह कोट कर सकते हो। फिर जो माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें जब गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का टास्क दिया नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो उनमें कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई थी। तो उसको वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट री-वेरीफाई करेगा कुछ बेनिफिशियरीज को अंडर द स्कीम, जो स्कॉलरशिप दिया जाता है मॉनेटरी अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। बेसिकली एथिक्स में मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स में आप इसको एग्जांपल की तरह कोट कर सकते हो। फिर ये एक्सप्लेन पेज, सबसे इंपॉर्टेंट पेज, इसके अंदर आज 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं। ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है जन विश्वास बिल के ऊपर। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है जन विश्वास बिल क्या होता है। बेसिकली जन विश्वास बिल का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी अलग-अलग 42 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें ये बिल अमेंडमेंट करता है, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ जाए। इसमें बेसिकली क्या है, पहले का इम्प्रिजनमेंट वाला प्रोविज़न था, उसको डाइल्यूट किया गया है। इसमें कुछ 2 मेजर अमेंडमेंट डिस्कस किए गए हैं। इसमें सेकंड अमेंडमेंट थोड़ा कंटेंशियस है, तो उसके बारे में जानकारी दिया गया, मैंने हाइलाइट कर दिया। ये आप डेफिनिटली पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी रेलेवेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है, बट इसको ऐसे और एथिक्स में लिख सकते हो। प्लस ये सेक्टर जिस सेक्टर का बात कर रहा है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, जो कि इन दिनों काफ़ी क्वेश्चनेबल स्टेट में है। आफ्टर फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडिया का ड्रग्स गया, उससे कई बच्चे मर गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस बिल को आप कोट कर सकते हो कि प्रोविज़न कैसे हेल्प करेगा या उसको खराब करेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज़ अबाउट न्यूक्लियर वेपन और इंडिया। इंडिया आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर है, इंडिया का न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया ने उसको एस्टैब्लिश कर लिया। इसकी वजह से इंडिया को एक स्पेशल पावर मिलता है कि इंडिया स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकता है और वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के संग डील कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, ताकि वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कम से कम किया जा सके। उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल शेयर किया गया। तो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? इंडिया न्यूक्लियर वेपन कौन-कौन सा इंडिया का न्यूक्लियर वेपन मिसाइल्स है, क्या-क्या टूल्स है डिफेंस में, ये सब जानकारी आप ध्यान रख सकते हो। प्लस न्यूक्लियर वेपन जो है इंडिया का कैसे हेल्प करता है इंडिया को फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में, उस पे आप 3 पॉइंट टोटल कुल मिला के इस आर्टिकल से निकाल लो, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्जाम का प्रिपरेशन। उसको आप फॉरवर्ड पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हो। कभी भी 10 मार्कर में क्वेश्चन आने का चांसेस कम है। 10 मार्कर में अगर इस पे क्वेश्चन आता है, तो इसी पे आएगा इंडिया का फर्स्ट नो यूज़ पॉलिसी जो होता है न्यूक्लियर पे, उस पे सवाल बन सकता है। फिर थर्ड आर्टिकल है, देखिए स्पेस मिशन के बारे में। आपको पता होगा नासा का मिशन था स्पेस मिशन वॉयेजर, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2। दोनों जो है अभी इंटरस्टेलर स्पेस में जा रहा है।
वॉयेजर 1 2012 से इंटरस्टेलर स्पेस में है और वॉयेजर 2 जो है वो 2018 से इंटरस्टेलर स्पेस में है। उस मिशन दोनों मिशन के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया, वो मिशन कौन-सा पाथ फॉलो किया, कैसे गया, उनके अंदर क्या डिवाइसेज़ हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहा, तो ये आर्टिकल उसके लिए वेरी रेलेवेंट है। वैसे तो आप पूरा पढ़ सकते हो जो मैंने हाइलाइट किया है, अगर नहीं पढ़ने का समय है तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 जो है, वो नासा का मिशन है, 1970s में और स्पेस में फोरे करने के लिए लिया गया था। ये दोनों मिशन पहले ऐसे मिशंस हैं, जिन्होंने फ्लाई बाय मिशंस किया और अच्छे-अच्छे इमेजेस दिए हमें सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस से। ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर देखिए इकोनॉमी पेज में 1-2 रिलेवेंट आर्टिकल है। पहला तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में है, जहाँ बताया कि गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसमें सेंटर ने जो एक्सेम्पशंस दिए थे वो अनचेंज्ड है। तो इस बिल का डिस्कशन किया है। फिर एक जन ने क्वेश्चन उठाया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो गवर्नमेंट ने डाला है वो आरटीआई को वीकेन कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसमें जो कुछ क्लॉजेज़ थे, वो क्लॉजेज़ पब्लिक इंटरेस्ट में इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना अलाउ करता है और एक प्रोविज़न में अलाउ करता है। वो 2 प्रोविज़न यहाँ दिया, आप पहले पढ़ सकते हो। पर ये बिल उसको एक प्रोविज़न को डाइल्यूट करता है, उसका जानकारी यहाँ दिया है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि मैं ये पेज भी शेयर कर देता हूँ। तो आज के दिन में मैं 3 पेज शेयर करूँगा टेलीग्राम में, पार्लियामेंट पेज, एक्सप्लेन पेज और इकोनॉमी पेज। तो तीनों पेज में क्योंकि बिल्स के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और अच्छे-अच्छे आर्टिकल है, तो मैं चाहता हूँ पर्सनली अब इनको पढ़ो। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप इनको ज़रूर पढ़ो। तो दिस वाज़ इट। यही था आज के न्यूज़पेपर में जानकारी के लिए रिलेवेंट मैटर। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।